गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम रंजन चौरसिया, क्लास 12 फिजिक्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। और फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर वैद्युतिकी, हिंदी में कहें तो स्थिर वैद्युतिकी। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है विद्युत आवेश, इंग्लिश में कहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम देखेंगे कि विद्युत आवेश क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं। तो देखिएगा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाते हैं। हमने कहा कोई पदार्थ है और उस पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से या जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत आवेश कहलाते हैं। विद्युत आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। जो विद्युत आवेश है वो क्या है? अदिश राशि है और इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। हम बात करें विमा और मात्रक का, तो जो इसका विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। और इसकी बीमा क्या होती है? AT होती है। तो हम ये देख रहे हैं, जब भी हम बीमा लिखते हैं, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जब भी हम बीमा लिखते हैं हमेशा कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपिटल ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इसकी बीमा हो गई AT। किसकी बीमा? विद्युत आवेश की जो बीमा होती है AT होती है। इसका मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। बात आती है कि यहां पर अगर किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो Q इक्वल टू Ne। यदि किसी आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? n हो, तो Q इक्वल टू कितना होता है? Ne। इस नियम को क्वांटीकरण का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण का नियम। तो इस नियम को हम क्वांटीकरण का नियम कहते हैं, Q इक्वल टू Ne को। क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? तो चलिए, यानी कि ये क्वांटीकरण का नियम है। अब हम देखेंगे कि आवेश के प्रकार। क्या देखेंगे? आवेश के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये जो होते हैं आवेश, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, एक होता है धन आवेश, और दूसरा होता है क्या? ऋण आवेश। देखिएगा धन आवेश क्या होते हैं। धन आवेश जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। धन आवेश कहां उत्पन्न होंगे? तो अगर यहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? कमी। इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से क्या उत्पन्न होते हैं? धन आवेश उत्पन्न होते हैं। जबकि अगर बात करें और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ऋण आवेश उत्पन्न होते हैं। बात आती है कि कमी कहां से होगी और अधिकता कहां से होगी। जैसे मान लीजिए
हमारे पास दो कोई गोले हैं और ये दोनों गोले का नाम हमने दे दिया ए और बी। ठीक है, ये दोनों गोले उदासीन है। क्या है? उदासीन है। शुरू में तो ये उदासीन है, लेकिन अब हम इन गोले पर से, यानी कि इसका मतलब है कि जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही क्या है? निगेटिव चार्ज। जितने क्या है? पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक वैसे ही यहाँ भी जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे निगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, उदासीन कर रहा है। और इस प्रकार से पूरा का पूरा गोला या वस्तु ही क्या हो गया? उदासीन हो जाता है। मान लीजिए हम यहां से एक किसी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ पे। कहां से कहां किए हैं? गोले ए से गोले बी पर। जब हम गोले ए से गोले बी पर किसी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे तो बताइए यहां से एक इलेक्ट्रॉन, यहां से एक निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि इससे जो बनेगा गोला वो क्या बनेगा? धनावेश। क्या बनेगा? धनावेश। यानी कि ये जो वस्तु होगी वो धनावेशित हो जाएगी, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई जिससे यहाँ पे वस्तु क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो हमने देखा कि धनावेशित क्या है वस्तु और ऋणावेशित वस्तु क्या होते हैं। धनावेश और ऋणावेश किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? कोई डाउट किसी को? अब देखिएगा, अगर हमसे कहा जाए, आप लोग खुद सोचिए ऐसे कि हम कह रहे हैं, हमने बताया आपको कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। तो जो दो प्रकार के हैं, एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है। मान लीजिए कि हमने यहां भी निगेटिव चार्ज और यहां भी निगेटिव चार्ज। अगर हम दो निगेटिव चार्ज को एक पास लेकर के आते हैं तो क्या होता है? देखिएगा, जब हम इन दो निगेटिव चार्ज को एक पास लेके आते हैं, ये सेम नेचर के हैं, यानी कि ये कहलाएंगे सजातीय आवेश। कैसे? क्या कहलाएंगे? सजातीय आवेश। और ये सजातीय आवेश एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? बल लगाते हैं। वो बल कौन सा बल होगा? आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का होगा? वो डिपेंड करेगा कि ये आवेश किस प्रकार के हैं, किस नेचर के हैं, इन आवेशों की प्रकृति क्या है। तो देखिएगा, अभी ये भी क्या है? निगेटिव है, ये भी क्या है? निगेटिव है। ऐसे आवेशों को बोलते हैं हम सजातीय आवेश। ये एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे और जब ये सजातीय आवेश होंगे, यानी कि सेम नेचर के होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे दूर भेजेगा, और ये आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करके दूर भेजेगा। यानी कि जो सजातीय आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या होंगे? सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश होंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को, धनात्मक आवेश को दूर भेजेगा, और ये जो है इसको दूर भेजेगा। और इस प्रकार से सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि देखिएगा, अगर यही एक पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरा निगेटिव चार्ज हो, जब हम एक आवेश को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे आवेश को निगेटिव लेते हैं, तो ये आवेश कहलाते हैं, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कहलाता है विजातीय आवेश। तो ये कैसे आवेश कहलाएंगे? विजातीय आवेश कहलाएंगे, यानी कि ये अपोजिट नेचर के हैं, ये विपरीत प्रकृति के हैं। एक की जो प्रकृति है वो पॉजिटिव है, तो दूसरे की प्रकृति निगेटिव है, ठीक उसके अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। तो ये आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये आवेश इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा,
अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण का होगा और इनके बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का होगा। तो हमारा कैलकुलेशन क्या निकलता है, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम आते हैं, इसके बाद हमने आवेश के बारे में आप लोग को बताया, अब हम आते हैं कि कूलाम बल। कूलाम बल क्या होते हैं, तो देखिएगा कूलाम बल क्या होते हैं। जब हम एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखते हैं, जब हम एक आवेश को दूसरे आवेश के पास रखते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा, तो क्या होता है कि उनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है। जब हम कोई एक आवेश है और उस आवेश को हम दूसरे आवेश के पास रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, जब एक आवेश को हम दूसरे आवेश के पास रखते हैं तो इनके बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है, और इस आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को के बल को ही विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। हमने कहा ये दो आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और वो जो बल लगेगा इसी बल को हम विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। हमने बता दिया आपको कि कब आकर्षण का बल लगेगा और कब प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो बताइए, अगर ये दोनों सजातीय आवेश होंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और अगर ये दोनों विजातीय आवेश होंगे तो इनके बीच आकर्षण का बल लगेगा। अब बात आता है कि बल लगेगा तो कितना लगेगा, यानी कि जो इनके बीच बल लगेगा उस बल का मान कितना होगा और वो बल कितना लगेगा। तो देखिएगा कि मान लीजिए कि ये दो आवेश हैं Q1 और Q2, क्या है Q1 और Q2, तो जो बल लगता है वो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि कूलाम के नियमानुसार हम देखते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने कहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, ये स्थिर है, तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण का बल हो या फिर प्रतिकर्षण का बल, लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि दो आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है, माना लिया हमने कि दो आवेश हैं जो क्या है Q1 और Q2 है, और इनके बीच की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, R है। तो देखिएगा दो आवेश हो गए Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी कितना हमने मान लिया, R। अब इनके बीच कितना बल लगेगा, तो देखिएगा तो इनके बीच जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल होगा वो F यानी कि लगने वाला बल समानुपाती होगा किसके, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि जो बल F लगता है वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिएगा F जो होगा वो समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। अब हम जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं, यानी कि
F इजकल टू, और वो कांस्टेंट है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे F इजकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जो K की वैल्यू होगी, हम यहाँ लिख रहे हैं जो K की वैल्यू होगी वो K की वैल्यू क्या होगी, तो K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, जब ये दोनों आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे गए। कहां रखे गए? यदि ये दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे गए होंगे तो K इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू होगी निर्वात अथवा वायु के लिए, इसका जो मान आएगा वो कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। कितना होगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो हम इसको लिख सकते हैं कि F इजकल टू K की जगह पे हम लिखें तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिखें Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसी को डाउट बोलिए। तो इस प्रकार से जो कूलम्ब बल आ रहा है वो हो गया, हमारा फार्मूला निकल के आ गया कि F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा। तो देखिएगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, जो इसका जो मात्रक होगा क्या होगा, न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब हम देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो हमको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बताइए, निकाल लेंगे आप लोग? बोलिए क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके जाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 और पाई का मान 3.14 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा सॉल्व कैसे करते हैं। ए +9 है 10 टू द पावर +9, और जब ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -9। क्या हम x -9 की जगह पर हम यहाँ पे 12 कर दें, -12 कर दें और यहाँ पे 1000 कर ले, तो क्या हम कर सकते हैं? बोलिए। और उसके बाद नीचे क्या है, यानी कि 9 4 जा 36 इंटू 3.14। इसको कट करने के बाद आता है 8 कट कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा 8.541, शायद इतना ही आता है। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -12। यूनिट क्या होगी? तो देखिएगा अब हम यूनिट निकालना पहले यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इसका यूनिट यानी कि मात्रक और बीमा निकालेंगे। तो हमने देखा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान हमने निकाल लिया, और एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। अब हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा। तो बताइएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा और बीमा क्या होगी। तो मात्रक क्या होगा कि हम यहाँ पे देखिए कि हमारे पास फार्मूला निकल गया है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताना है। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आएंगे और एक कांस्टेंट है तो इसको हटा देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन F आर स्क्वायर। बताइए Q1 Q2 यानी कि Q1 Q2 आवेश है
और जब आवेश है तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम। क्या होगा, कूलाम। तो कूलाम और Q1 Q2 है तो स्क्वायर, तो कूलाम का स्क्वायर अपॉन ए है बल, और बल है तो बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और उसके बाद ए आर दूरी है तो इसका होगा मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बताइए क्या हम इसकी बीमा भी निकाल सकते हैं? तो बताइएगा बीमा क्या होगा, तो एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या होगी? तो हम एप्सिलॉन नोट का बीमा भी निकाल सकते हैं, और वो कितना होगा, तो देखिएगा कूलाम यानी कि जो आवेश की बीमा है, अभी हमने बताया आपको कि आवेश की बीमा क्या होती है, 80। क्या होती है, 80। और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, तो देखिएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर। और उसके बाद क्या होगा, बोलिए, कि न्यूटन यानी कि बल, और बल की बीमा होती है एम एल टी पे पावर -2। फिर यहां पे क्या है, दूरी, और दूरी की जो बीमा होती है वो क्या होती है, एल पे पावर 2, क्योंकि स्क्वायर है, एल होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने कर दिया। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, एम पे पावर जब कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, और जब ये ऊपर जाएगा तो एम पे पावर -1। एल पे पावर 1 है और यहाँ पे एल पे पावर 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 3, तो एल पे पावर 3 होगा, और जब ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो एल पे पावर -3। टी पे पावर -2 है, जब ऊपर जाएगा तो टी पे पावर 2 हो जाएगा, और जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में जुट जाएंगी, और टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2। इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि ये एप्सिलॉन नोट की बीमा हो गई, एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर 4 और ए पे पावर 2 होता है। किसी को डाउट? तो इस प्रकार से मैंने बताया आपको कि कूलाम का नियम क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम कूलाम के नियम पे क्वेश्चन किस प्रकार से